तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि आजकल के एग्जाम में बहुत सारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो NCERT पूछे जाते हैं। NCERT तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। संविधान कह लीजिए, नागरिक शास्त्र कह लीजिए, पॉलिटी कह लीजिए। तो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे नंबर तो ला रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, मेरिट में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज का जो एग्जाम है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो यूट्यूबर को, कोई पढ़ाने वाले यूट्यूबर को देख लेंगे कि उसने वैकल्पिक प्रश्न दे दिया, अच्छे अच्छे प्रश्नों को 2-4 दे दिया और लगता है कि वही पढ़ाई है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप थ्योरी पूरा नहीं पढ़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब MCQ लगाइए। नहीं तो पहले ही MCQ लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, आपके गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, क्लास 9th NCERT पॉलिटी, और वहां पे सारे वीडियो एक चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे। यह केवल क्लास 9th और 10th के लिए नहीं है। इसका वेटेज जो है, अगर 9th अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका 50% वेटेज जो जाएगा वो क्लास 10th यूपी बोर्ड में जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर ये सारा वीडियो आप देख लेते हैं तो जो बिहार में BPSC TRE 4 की जो वैकेंसी है, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो वहां पर भी आपको ये बहुत काम आएगा। और अदर आप जो बड़े एग्जाम देंगे वहां पर भी जो समझ पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां भी आपको बहुत ये फायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 9th का जो लोकतांत्रिक राजनीति है, यानी इसका पार्ट जो 1 है, इस पार्ट 1 में 10 में जाएंगे तो यही लोकतांत्रिक राजनीति 2 हो जाएगा। इसका अगला पार्ट वहां स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बेस बना के चल रहे हैं NCERT को लेके कि NCERT में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए हमारे सामने 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 9th की पॉलिटी पूरी समझ हमको आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो आप यूपी बोर्ड में जाने के बाद 10 में आपका क्वेश्चन पेपर गड़बड़ होगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि अगर 9th अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो 10th में इसका वेटेज होता है 50%, यानी सारा समझ 50% 9th में ही हो जाता है 10th का। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों, पूरी दुनिया लोकतंत्र को ही क्यों अपना रही है। कहने को तो बहुत सारा मतलब शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। दूसरा चीज देखेंगे संविधान निर्माण। ठीक है। दूसरा चीज देखेंगे कि किसी भी देश का संविधान निर्माण कैसे होता है। इसमें बहुत सारा चीज हम लोग जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे चुनावी राजनीति, यानी कि चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन से देश में चुनाव प्रक्रिया कैसे हो रहा है, भारत की चुनाव प्रक्रिया कैसी है, निष्पक्ष है या फिर चाइना की तरह है या मैक्सिको की तरह है या फिजी की तरह है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे संस्थाओं का कामकाज, यानी कि अगर हम चुनाव करा लेंगे, सरकार बना लेंगे तो सरकार अपना काम कैसे करेगी और किन किन संस्थाओं के हिसाब से काम करेगी। इसके बाद देखेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार हमको क्या क्या मिले हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोकतंत्र मतलब समझेंगे, और जब लोकतंत्र को समझ लेंगे तब हम अपने किसी भी देश का क्या करेंगे, संविधान निर्माण करेंगे। और जब संविधान निर्माण कर लेंगे तो संविधान में ही तो बताया गया कि कैसे आप सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के लिए
चुनाव क्या क्या करना पड़ेगा, तभी तो आप बना पाएंगे। इसके बाद जब सरकार बना लेंगे तो सरकार काम कैसे करेगी, तो वो संस्थाओं के माध्यम से काम काज कैसे करेगी, और फिर देखेंगे कि हम जब संविधान बना लिए हैं, सरकार की संस्था जब काम काज करेगी तो हमको कौन कौन से लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे सरकार की सीमा रेखा तय की गई है और जनता की सीमा रेखा क्या तय की गई है कि दोनों सीमा से कभी बाहर ना निकले, सरकार अपने संविधान के दायरे में रह के काम करे और जनता अपने अधिकार को संविधान के दायरे के नीचे रह के काम करे। तो ये 5 चैप्टर कुल हमको पढ़ना है, यानी कुल अध्याय जो हमको पढ़ने हैं वो 5 पढ़ने हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 1 देखते हैं, मतलब ये पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो होगा लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यानी पूरी दुनिया में जो भी शासन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश अपने को लोकतांत्रिक कहलाना काफी पसंद कर रहा है। वर्तमान समय में लोकतंत्र ही मतलब लोकप्रिय माना जा रहा है। पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई देश है तो वहां पर जो राजा शासन करता था, उस राजा को ही लोग मतलब सर्वोपरि मानते थे कि राजा ने जो कानून लिख दिया, राजा ने जो बोल दिया, राजा ने जो दंड दे दिया, वही जनता को स्वीकार होता था और जनता अपने राजा से प्रेम भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि राजा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा और धीरे धीरे वो लोकतांत्रिक ना होके वो मतलब तानाशाह होने के मतलब कगार पे पहुंच गया। तो जनता ने अनेक देशों में अपना विद्रोह किया और विद्रोह के बाद जो अपनाया गया वो लोकतंत्र अपनाया गया। और पूरी दुनिया में आज जितना भी चीजें शासन व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र वो काफी लोकप्रिय माना जाता है। पूरी दुनिया इसी को अपनाना चाहती है। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है भाई? कैसे हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है? बस हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का बहुत बड़ी परिभाषा होता है और लोकतंत्र को समझना काफी जटिल होता है। और इसको अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपके देश का संविधान कैसा है या किसी भी देश का लोकतंत्र कैसा है। तो लोकतंत्र के प्रकार को हम जानेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। इसके बाद देखेंगे कि किसी भी देश में लोग लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ही क्यों अपनाते हैं, क्यों मतलब अदर तंत्र नहीं अपनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्वालिटी क्या क्या होता है। और फिर देखेंगे कि अगर किसी के अंदर क्वालिटी अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ दोष नहीं है। तो लोकतंत्र की सीमाएं देखेंगे, सीमाएं मतलब कमियां देखेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप अगर लोकतंत्र का चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको शब्दावलियों को ध्यान देना है। जैसे एक शब्दावली दिया है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का सबसे फेमस जो मतलब क्या बोला जाता है विचार जो दिया था वो अब्राहम लिंकन ने दिया था कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया जनता का शासन लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र उसे कहेंगे जब जनता अपने लिए शासक का चुनाव खुद करती है तो उसे लोकतंत्र कहेंगे। तो ये शब्दावली अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे के चैप्टर में जब भी कहा जाएगा कुछ शब्द इसमें से बोले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लोकतंत्र हो गया। अभी इसको हम बृहद स्तर पर समझेंगे। इसके बाद कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार, यानी ऐसा सरकार जो लोकतंत्र के हिसाब से ना चले, गैर लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जब कोई नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है, जैसे भारत में वोट डालने का उम्र 18 वर्ष है, हर देश में अपना अपना नियम बना होगा, तो वयस्क जब हो जाएंगे तो सबको मत देने का अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बाद एक शब्द आप ये भी समझिए कि सैनिक शासन क्या होता है। सैनिक शासन उसे कहते हैं जब कोई सरकार बनी हुई हो और उस सरकार को एकदम से उखाड़ के फेंक देना और वहां पर सेना का शासन स्थापित हो जाना, उसे सैनिक शासन कहते हैं। जैसे म्यांमार, म्यांमार में क्या है, सैनिक शासन है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नागरिक समानता। जब आप लोकतंत्र के विषय में पढ़ेंगे तो हमारा लोकतंत्र समानता पे ही आधारित है। इसका मूल थीम जो है वो मतलब समानता पे ही आधारित है। तो हम ये समझेंगे कि नागरिक समानता क्या होता है, यानी प्रत्येक नागरिक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से मतलब समानता का
अधिकाधिक महत्व देना ही नागरिक समानता कहलाता है। तख्ता पलट क्या होता है भाई? जब कोई शासन व्यवस्था चल रही हो, कोई सरकार चल रही हो और अचानक वहां विद्रोह करके उसको हटा देना, तख्ता पलट कर देना, ये कहलाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे कम्युनिस्ट लोग होते हैं, वहां का समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा है, राजा को अगर तानाशाह है तो उसको उखाड़ फेंक दो, उसको हटा दो, तो तख्ता पलट इसे कहते हैं। जैसे कोई शासन कर रहा है, वहां पे आके उसको हटा के आप शासन कर लीजिए तो उसको तख्ता पलट कहते हैं। इसके बाद देखिए विपक्षी दल क्या होता है। विपक्षी दल उसे कहा जाता है जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है तो जो बचे हुए अन्य पार्टी के लोग होते हैं उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो सत्ता में बैठा है, मतलब शासन कर रहा है, वो कहीं न कहीं तानाशाह की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक होने के लिए विपक्ष दल का होना बहुत जरूरी है। महिला मताधिकार क्या होता है कि जब महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया जाता है तो उस पद्धति को हम कहते हैं महिला मताधिकार। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखो, ऐसा लोकतंत्र कि जहां जनता सीधे अपने मतलब अधिकारों का प्रयोग करती हो। जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड, यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी वहां पर क्या किया जाता है, जनता को बुलाया जाता है, सभा किया जाता है और कौन सा काम करना है, कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून रद्द करना है, वो जनता से पूछा जाता है। तो ऐसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये ऐसे देशों में किया जाता है जहां का जनसंख्या कम हो, जैसे स्विट्जरलैंड में ये मतलब चलता है पद्धति। लेकिन भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए कि अगर स्कूल में कोई नियम बनाना है कि स्कूल का टाइमिंग 8 बजे से हटा के 9 बजे से किया जा रहा है, तो ये बात हर बच्चों से पूछना क्या पॉसिबल होगा? घूम घूम के एक एक बच्चों से बताओ भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। इसके लिए क्या किया जाता है कि हम क्लास से एक एक मॉनिटर को चुन देते हैं और मॉनिटर जो है सब लोगों से मतलब कंसल्ट कर लेता है कि मतलब क्या करना है भाई बताओ, 9 बजे से होगा कि 8 बजे से होगा। तो हम क्या करेंगे, स्कूल का प्रिंसिपल मॉनिटर को बुला लेगा, अगर 15 क्लास है तो 15 मॉनिटर को बुला लेगा और उसके बाद पूछ लेगा भाई बताओ तुम्हारे क्लास की मंशा क्या है। तो ये काम ऐसे आसानी से हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। यानी हम क्या करते हैं कि अपना लोकसभा और विधानसभा सदस्य को, एमपी एमएलए को चुन के भेज देते हैं विधानसभा में और लोकसभा में कि भैया जाओ तुम हमारे हक अधिकार की बात करो, हम अपना कुदाल और हल लेके जा रहे हैं खेती किसानी करने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके सीधे अपने अधिकारों का प्रयोग करें। तो जनता सीधे अपने अधिकारों का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुन के संसद और लोकसभा में, राज्यसभा में और क्या बोलते हैं कि विधानसभाओं में भेज देती है। तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो भारत में अपनाया जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में अपनाया जाता है। इसके बाद एक शब्द आप सुनेंगे तानाशाही। क्या सुनेंगे? तानाशाही सुनेंगे। तानाशाही क्या होता है भाई? तानाशाही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों का समूह हो या कोई एक व्यक्ति हो। जैसे किंग जोंग का नाम आपने सुना होगा, एक तानाशाही व्यवस्था चलता है, वो खुद अपने मन मर्जी से नियम कानून बनाएगा। इसमें एक भी व्यक्ति हो सकता है और कई व्यक्तियों का समूह मिलकर भी तानाशाही कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? शब्दावली है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किए हैं, आज चैप्टर का बेस आपको बताए हैं कि विभिन्न शब्दावली क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, बने रहिएगा गुरुकुल पॉइंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।